जय हिंद जय भारत। आज हम मणिकांत सर प्राचीन भारत उसका भाग फर्स्ट चैप्टर 3 कर रहे हैं और चैप्टर 3 के कुछ जो टॉपिक थे वो रह गए थे, उसे आज इसी में कंप्लीट करेंगे और साथ में चैप्टर 4 भी आज कंप्लीट कर लेंगे। शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता और ताम्रपाषाण काल के बीच में संबंध। अब अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न पाषाणकालिक स्थलों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि इन स्थलों के विकास के काल में अंतर है। उत्तर पश्चिम के स्थल सबसे प्राचीन है। उसी प्रकार विभिन्न नवपाषाणकालिक स्थलों के विकास के स्तर में भी अंतर है। उत्तर पश्चिम के स्थल विकास की दृष्टि से बेहतर स्थिति में थे। यही वजह है कि इन्होंने उत्तर पश्चिम में एक उन्नत सभ्यता का आधार निर्मित कर दिया। अगर हम हड़प्पा सभ्यता और ताम्रपाषाण काल के संबंधों पर दृष्टिपात करते हैं तो फिर ये संबंध अत्यधिक जटिल प्रतीत होते हैं। तकनीकी दृष्टि से तांबा कांस्य की पूर्व अवस्था को दर्शाता है, इसलिए ताम्रपाषाण काल को हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन माना जाना चाहिए। किंतु कालक्रम की दृष्टि से कुछ ताम्रपाषाणकालिक स्थल हड़प्पा सभ्यता से पहले आए, कुछ ताम्रपाषाणकालिक स्थल हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे तथा अनेक ताम्रपाषाणकालिक स्थल एवं संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता के पश्चात स्तर में आई। अगर हम हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के ताम्रपाषाणकालिक स्थलों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि ये स्थल कोई और नहीं अपितु आरंभिक या प्राग हड़प्पा स्थल ही थे। जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग 3500 ईसा पूर्व या 3200 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में तांबे का प्रचलन आरंभ हो गया था। तांबे का प्रयोग करने वाले आरंभिक स्थल प्राग हड़प्पाई अथवा आरंभिक हड़प्पा स्थल थे। फिर हड़प्पा काल तक लोगों ने वहां कांसे का निर्माण करना सीख लिया था। उसी प्रकार जब हड़प्पा सभ्यता नगरीय चरण में विद्यमान थी तो उसके कुछ समकालीन ताम्रपाषाणकालिक स्थलों में गणेश्वर आहार आदि स्थलों की चर्चा की जा सकती है। इनके अतिरिक्त कश्मीर के ताम्रपाषाणकालिक स्थल एवं गंगा जमुना दोआब के स्थल ये सभी उसी समय अवस्था में आ चुके थे जब हड़प्पा सभ्यता विद्यमान रही थी। फिर जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर हड़प्पा सभ्यता के आसपास के क्षेत्रों में ताम्रपाषाणकालिक स्थलों का व्यापक विस्तार देखा गया। लगभग 1900 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल में भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्रपाषाणकालिक संस्कृतियां यथा कैथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति आदि फलती फूलती रही। तत्पश्चात लोह युग का आरंभ हुआ। आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारत में नवपाषाण मानव की प्रगति को समझने में पुरातात्विक सामग्रियां किस सीमा तक उपयोगी हैं। 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है जी यूपीएससी में। तो इसका आंसर है कि नवपाषाणकालीन मानव की गतिविधियों की सूचना हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से ही प्राप्त होती है, क्योंकि इस काल में किसी भी प्रकार का साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। फिर पुरातात्विक साक्ष्यों की भी अपनी सीमा है, किंतु इन सीमाओं के बावजूद भी ये आरंभिक कृषक एवं पशुपालकों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। नवपाषाण काल वह काल है जब मानव शिकारी और खाद्य संग्रहण की स्थिति से खाद्य उत्पादक की स्थिति में पहुंचा। अब आर्थिक गतिविधियां पशुचारण एवं कृषि से संबंध हो गई। फिर विभिन्न नवपाषाणकालिक स्थलों के आर्थिक विकास में भी अंतर है। मेहरगढ़ से भिन्न प्रकार के गेहूं और जौ की खेती तथा कपास के साक्ष्य मिले हैं। गंगा जमुना दोआब व बंगाल के स्थलों से चावल के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि दक्षिण भारत से रागी का साक्ष्य मिला है। दक्षिण भारत में कृषि गौण पेशा बनी रही, मुख्य कार्य पशुचारण ही रहा। फिर इस काल में हमें व्यापारिक गतिविधियों का भी साक्ष्य मिलता है, क्योंकि कुछ स्थल पर ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य कुछ हद तक सामाजिक संरचना पर भी प्रकाश डालते हैं। लोग स्थायी जीवन जीने लगे थे। बेलन घाटी के चौपानी मांडो नामक स्थल से मध्यपाषाण काल से नवपाषाण काल के बीच संक्रमण की अवस्था का ज्ञान होता है। फिर इस काल में संवत सामाजिक विभाजन की भी शुरुआत हो चुकी थी। मकानों की बनावट बैठ में आयताकार एवं गोलाकार तथा सावधान से प्राप्त सामग्रियों की गुणवत्ता के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि धनी एवं निर्धन के बीच अंतर शुरू हो गया था। अतः एक प्रकार का मुख्य तंत्र स्तर में आ चुका था। उसी प्रकार कब्र में रखी गई सामग्रियों के आधार पर ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लोगों ने मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणा विकसित कर ली थी। फिर मातृ देवी एवं
कुब्बड़ वाले सांड की मृण मूर्तियाँ यह दर्शाती हैं कि लोग उत्पादन शक्ति की उपासना की ओर उन्मुख हुए थे। यह बहुत ही स्वाभाविक था क्योंकि अर्थव्यवस्था खाद्य उत्पादन की स्थिति में पहुंच चुकी थी, किंतु पुरातात्विक साक्ष्यों में बहुत कुछ अनकहा रह गया है। यह सामाजिक जीवन पर सीमित प्रकाश डालता है। इससे राजनीतिक जीवन की तो सूचना ही नहीं मिल पाती। उसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में केवल सत ही बातों का ज्ञान हो पाता, क्योंकि धर्म दर्शन का ज्ञान तो साहित्यिक साक्ष्य ही प्रदान कर सकते हैं। अंत में मेहरगढ़ जैसे कुछ स्थल ऐसे हैं जिसकी क्षैतिज खुदाई हो सकी है, इसलिए क्षैतिज खुदाई के अभाव में भी हमें सीमित सूचना ही प्राप्त हो पाती। इस तरह पुरातात्विक सामग्री नवपाषाण मानव की प्रगति के विषय में सीमित सूचना ही दे पाती हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि जो यूपीएससी 2016 में आया हुआ है, भारत में नवपाषाण काल की प्रादेशिक विशेषताओं की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए और उसका कारण बताइए। इसका आंसर है भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल का आरंभ 6000 ईसा पूर्व में माना जाता है, परंतु भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले नवपाषाण कालिक स्थलों के कालक्रम में विकास के स्तर में अंतर रहा है। इसमें फर्स्ट है, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ सबसे प्राचीन स्थल था, परंतु सबसे अधिक विकसित था, क्योंकि जहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, अतः इसमें विकास के बेहतर स्तर देखने को मिलता है। वहाँ से 3 किस्म के गेहूँ, 3 किस्म के जौ एवं कपास तथा खंजूर के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही कच्ची ईंटों का बना एक आयताकार मकान मिला है। 6000 ईसा पूर्व और 4000 ईसा पूर्व के बीच उत्तर पश्चिम में किलीगुल, मोहम्मद रहमान ढेरी, गुमला, कोटदीजी, आमरी आदि स्थल अस्तित्व में आए। चूंकि ये स्थल नदी के कशारे मैदान में स्थित थे, इसलिए बेहतर अनाजों का उत्पादन फसलों में गेहूँ एवं जौ की प्रधानता रही। सेकंड है, कश्मीर में बुर्जहोम एवं गुफर कराल। यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त नहीं था, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र था, इसलिए इस क्षेत्र में पशुपालन को विशेष रूप से प्रधानता रही। आगे की मध्य गंगा घाटी में चिरांद, सैनुआर, ताराडीह, चेचर और आदि नवपाषाण कालिक स्थल हैं, और इस क्षेत्र में चावल उत्पादन की प्रधानता रही, क्योंकि भूमि अपेक्षाकृत उपजाऊ थी। पूर्वी भारत में भी बंगाल तथा असम में चावल की खेती होती थी, क्योंकि यह क्षेत्र जलवायु की दृष्टि से चावल के उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल था। आगे प्रायद्वीप भारत। तो प्रायद्वीप भारत के नवपाषाण कालिक स्थल बहुत बाद में अस्तित्व में आए। कुछ स्थल तो 1000 ईसा पूर्व में विकसित हुए। प्रायद्वीप भारत की मिट्टी अधिक कठोर थी, इसलिए नवपाषाण काल में वहाँ कृषि महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि पशुपालन की प्रधानता बनी रही। राख के ढेर दक्षिण भारत के नवपाषाण कालिक स्थलों की प्रमुख विशेषता रही हैं। आगे नवपाषाण कालीन संस्कृति में हड़प्पा सभ्यता के बीच में संबंध देखें। तो नवपाषाण कालीन संस्कृतियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के विविध क्षेत्रों में फैली हुई थी। यथा उत्तर पश्चिम के क्षेत्र कश्मीर, मध्य गंगा घाटी, पूर्व में बंगाल, असम, मेघालय तथा प्रायद्वीप भारत के क्षेत्र आदि। यकीनन उत्तर पश्चिम के नवपाषाण कालीन स्थल न केवल कालक्रम की दृष्टि से सबसे प्राचीन थे, बल्कि ये स्थल विकास के बेहतर स्तर पर भी थे। उत्तर पश्चिम का प्राचीनतम नवपाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़ था। यह कृषि विकास की बेहतर अवस्था को दर्शाता है। यह लगभग 6000 ईसा पूर्व तथा 5500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया। फिर लगभग 6000 ईसा पूर्व और 4000 ईसा पूर्व के बीच उत्तर पश्चिम में और फिर कुछ विकसित स्थल अस्तित्व में आए। उदाहरण के लिए कोटदीजी, आमरी, किला, तरकाई, दवसादत आदि। ये स्थल कृषि विकास की दृष्टि से आगे थे तथा जहाँ समृद्ध बस्तियों का विकास हुआ। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जैसी नगरीय सभ्यता उत्तर पश्चिम की ग्रामीण संस्कृतियों से विकसित हुई है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के विकास में ग्रामीण बस्तियों की भूमिका स्पष्ट दिखती है। इस रूप में कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की पृष्ठभूमि नवपाषाण काल में ही निर्मित हुई। नवपाषाण कालीन स्थल एवं ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के बीच संबंध। तो कुछ नवपाषाण कालीन स्थल नवपाषाण कालीन स्थल में ही विलीन हो गए, वे ताम्रपाषाण चरण में नहीं पहुंच सके। सेकंड है कि कुछ क्षेत्रों में कुछ ताम्रपाषाण कालीन स्थल अस्तित्व में आए, परंतु इन स्थलों के आधार में नवपाषाण कालीन चरण नहीं दिखता। इसका अर्थ है कि लोग कहीं अन्यंतर से प्रवास करके आए, तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान बेट में आहार संस्कृति तथा बनास संस्कृति, मध्य भारत बेट में केता संस्कृति तथा मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र बेट में जुड़वे संस्कृति। कुछ नवपाषाण कालीन स्थल नवपाषाण कालीन अवस्था से सीधे तौर पर ताम्रपाषाण कालीन अवस्था में पहुंच गए, इसलिए इन्हें नवपाषाण काल ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना गया। उदाहरणार्थ मध्य गंगा घाटी, उत्तरी पूर्वी
भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत के नपुंसककालीन स्थल। इसके साथ हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और अभी हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है 4th चैप्टर हड़प्पा सभ्यता। तो 4th चैप्टर शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के स्रोत कौन से पहले ये देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंध है। हालांकि हड़प्पाई लोगों के पास एक लिपि थी तथा उन्होंने लेखन कला का भी विकास किया था, किंतु चूंकि यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए हम इस सभ्यता के अध्ययन में लगभग पूरी तरह पुरातात्विक सामग्रियों पर ही निर्भर हैं। मेसोपोटामिया के साहित्य में महुल्ला का उल्लेख मिलता है। इससे मेसोपोटामिया एवं हड़प्पा सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध होने का भी साक्ष्य मिलता है, किंतु मेसोपोटामिया के साहित्य में इसकी चर्चा अत्यधिक सीमित है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के लिए हम मुख्यतः पुरातात्विक सामग्री यथा भवनों में स्मारकों, मुद्राएं, मुद्रांकन, मृण मूर्तियां एवं अन्य कलाकृतियों पर निर्भर करते हैं। इन्हीं अध्ययन सामग्रियों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के पुनर्लेखन का प्रयास किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन में इतिहास लेखन से संबंधित विवाद देखें तो विवाद से संबंधित निम्नलिखित मुद्दे हैं। फर्स्ट है देशी उत्पत्ति बनाम विदेशी उत्पत्ति। हड़प्पा सभ्यता देशी उत्पत्ति थी जहाँ फिर विदेशी उत्पत्ति थी। तो इसमें ये पॉइंट है, एक तरफ जॉन मार्शल, स्टुअर्ट पिंक्ट और अमलानंद घोष, एनजी मजूमदार एवं आर मुगल जैसे विद्वान हड़प्पा सभ्यता के क्रमिक उद्भव की अवधारणा को स्वीकार करते हैं तथा प्राक हड़प्पाई चरण की ओर संकेत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्टिमर विहियर, क्रेमर और कुछ अन्य विद्वान इसे मेसोपोटामियाई उत्पत्ति के रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं। बी पॉइंट है कि इनके अतिरिक्त ग्रेगरी पाशेल एवं श्रीन रत्नाकर जैसे विद्वानों ने यद्यपि स्पष्ट रूप में मेसोपोटामिया उत्पत्ति की बात नहीं कही है, किंतु हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को मेसोपोटामिया व्यापार से जोड़ने का प्रयत्न किया है। उसी प्रकार उनके पतन में भी वे मेसोपोटामिया व्यापार की भूमिका को दिखाने का प्रयत्न करते हैं। सी पॉइंट है, दूसरी तरफ डी के चक्रवर्ती का मानना है कि ईरान, तुर्कमेनिस्तान तथा ओमान में 1970 के दशक में की गई खुदाई से यह सूचना नहीं मिल पाती कि आरंभिक हड़प्पा चरण में भी पश्चिम एशिया के साथ इन क्षेत्रों का व्यापारिक संबंध रहा था। अभी तो पूर्ण विकसित अवस्था में ही व्यापारिक संबंधों का विकास देखा जा सकता है, इसलिए मेसोपोटामियाई व्यापार को हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उसी प्रकार एक दूसरे मत के अनुसार भारतीय क्षेत्र संसाधनों के मामले में पश्चिम एशिया से कहीं आगे था, इसलिए हड़प्पाई लोगों के आर्थिक जीवन में ब्रह्म व्यापार की तुलना में आंतरिक व्यापार अधिक महत्वपूर्ण था। यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव एवं पतन में मेसोपोटामियाई व्यापार की भूमिका को अधिक करके नहीं आंका जाना चाहिए। सेकंड मुद्दा है मेसोपोटामिया उत्पत्ति से संबंधित विवाद। सर्वप्रथम EGH मेके गॉर्डन एवं क्रेमर ने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया उत्पत्ति की अवधारणा पर बल दिया। इनका मानना था कि मेसोपोटामिया क्षेत्र से सिंधु क्षेत्र की ओर जनसंख्या का प्रवास हुआ तथा नव आगुतकों के द्वारा इस क्षेत्र में इस सभ्यता की नींव डाली गई। फिर आगे मार्टिन विहियर ने भी इस मत की पुष्टि की। यद्यपि विहियर ने जनसंख्या के प्रवास की जगह विचार के प्रवास पर बल दिया। विहियर के अनुसार सभ्यता का विचार पश्चिम एशिया के वातावरण में ही व्याप्त था तथा वहीं से उड़कर यह विचार सिंधु क्षेत्र में पहुंचा। कुछ अन्य विद्वान जो मेसोपोटामिया से सिंधु क्षेत्र की ओर जनसंख्या का पलायन दिखाते हैं, वे यह भी सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि नगरीय केंद्रों पर स्थापित दुर्ग क्षेत्र में जो शासक वर्ग के लोग रहते थे वे कहीं बाहर से आए थे तथा वे अपने को यहाँ के देशी निवासियों से पृथक रखने का प्रयत्न करते थे, किंतु नवीन शोधों के आलोक में उपयुक्त अवधारणा पुरानी पड़ने लगी। परीक्षण करने पर मेसोपोटामिया सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच कई बिंदुओं पर स्पष्ट अंतर नजर आने लगा। उदाहरण के लिए फर्स्ट पॉइंट है, दोनों सभ्यताओं के बीच मोहर लिपि एवं औजारों की बनावट में अंतर है। सेकंड है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की तुलना में हड़प्पा का नगरीकरण कहीं अधिक व्यवस्थित है। थर्ड है कि हड़प्पा की तुलना में मेसोपोटामिया में तांबे के उपकरणों का अधिक प्रयोग होता था। हमारा थर्ड पॉइंट है क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत।
इसलिए अब यह माना जाने लगा कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव उन ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ जो पश्चिम के विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। अमलानंद घोष ने राजस्थान में सोथी संस्कृति से इसका उद्भव बताया है। यह अवधारणा उन्होंने सोथी संस्कृति तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच मृदभांडों की समानता के आधार पर विकसित की है। आगे इस तथ्य पर गंभीर अध्ययन M.R. मुगल के द्वारा किया गया। M.R. मुगल ने कोलिस्थान क्षेत्र में ग्रामीण संस्कृति का अध्ययन कर उसे हड़प्पा सभ्यता की जननी करार दिया। इस संदर्भ में उन्होंने न केवल मृदभांड, वर्ण, उपकरण, रहन सहन, मोहर, लिपि कला आदि अन्य कारकों का भी व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया है। अतः अब ऐसा माना जाने लगा है कि हड़प्पा सभ्यता की जड़ भारत की भूमि पर ही थी, क्योंकि पिछले 8-9 दशकों के शोधों के परिणाम स्वरूप जिनके तहत नए स्थलों की खुदाई हुई, पुराने स्थलों की दोबारा खुदाई हुई तथा पुराने अध्ययन सामग्री का दोबारा विश्लेषण किया गया, तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में मान्यता पूरी तरह बदल गई। इस सभ्यता के विकास को बलूचिस्तान एवं अन्य ग्रामीण संस्कृतियों से क्रमिक विकास के रूप में देखा गया। क्रमिक उद्भव के सिद्धांत की यह मान्यता है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कोटदीजी संस्कृति, सोथी, सिसवाल संस्कृति, आमरी नाल संस्कृति जैसी क्षेत्रीय ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गुजरात में धोलावीरा, हरियाणा में कुनाल तथा पंजाब में हड़प्पा जैसे स्थलों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि उपयुक्त तीनों स्थल प्राक हड़प्पाई चरण के स्तर पर क्रमिक रूप से संक्रमित होकर विकसित हुए थे। 4 पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता की अगर नगर निर्माण योजना से संबंधित विवाद देखें तो मार्टिमर विहर ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि हड़प्पाई नगरों की बनावट में एक विशिष्ट प्रकार की एकरूपता है, किंतु नवीन शोधों से यह स्थापित कर दिया है कि एकरूपता के समानांतर विविधता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी तथा इसे अलग अलग प्रकार की भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इसलिए एकरूपता के समानांतर विविधता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। 5 पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित विवाद, तो मार्टिन वियर ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में आर्य आक्रमण की अवधारणा दी थी। कुछ अन्य विद्वान भी ब्राह्मण आक्रमण तथा प्राकृतिक आपदा जैसे कारकों को उल्लेखित कर सभ्यता का अकस्मात पतन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 1960 के पश्चात मलिक एवं गेगरी पाशेल जैसे विद्वानों ने पतन का पूरा अर्थ ही बदल दिया। उन्होंने पतन का अर्थ लगाया नगरों का पतन एवं जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्र में पलायन। इसी के साथ प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति जैसी अवधारणा आई। आगे हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में इतिहास के भिन्न दृष्टिकोण क्या है। तो इसका आंसर है भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में आरंभ से ही एक विवाद रहा है। इसका कारण है इस सभ्यता के संबंध में आवश्यक स्रोत सामग्री की कमी। इस सभ्यता के उद्भव की व्याख्या में मूलतः 2 भिन्न दृष्टिकोण हैं, मेसोपोटामिया उत्पत्ति बनाम क्रमिक देशी विकास। सर्वप्रथम मैके गार्डन, क्रेमर और मार्टिमर वियर जैसे विद्वानों ने इसके उद्भव की व्याख्या मेसोपोटामिया उत्पत्ति के संदर्भ में करने का प्रयास किया, किंतु प्रवृत्ति काल के शोधों के आलोक में यह अवधारणा अस्वीकृत हो गई, क्योंकि ऐसा ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बीच कुछ मौलिक बातों में अंतर है, यथा नगरीकरण, मोहरें, लिपि आदि के स्वरूप में अंतर है। किंतु हाल में ग्रेगरी पाशेल और सीरीन रत्नागर जैसे विद्वानों ने मेसोपोटामिया कारक पर एक बार फिर बल दिया है, जब उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को मेसोपोटामिया व्यापार के प्रतिफल के रूप में देखा। एक दूसरा विरोधी विचार किंतु बहुमान्य विचार है क्रमिक देशी उत्पत्ति की अवधारणा। इसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव उत्तर पश्चिम की ग्रामीण संस्कृतियों के क्रमिक विकास का परिणाम था। हड़प्पा सभ्यता आमरी नाल संस्कृति, सोथी, सिसवा संस्कृति तथा कोटदीजी संस्कृति आदि का विकसित रूप है, किंतु क्रमिक विकास की अवधारणा को स्वीकार करने वाले भी उपसमूहों में विभाजित हो जाते हैं। एक कारक गार्डन चाइल्ड जैसे विद्वान हैं जो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में तकनीकी की भूमिका यथा चाक, हल, चक्के, नाव आदि पर अत्यधिक बल देते हैं। दूसरी तरफ मैक एडम तथा मिडियोन सोर्जन जैसे विद्वान सामाजिक राजनीतिक कारक को अतिशय महत्व देते हैं। उनका मानना है कि केवल अधिशेष उत्पादन ही प्राप्त नहीं है, वरन नगरीकरण के लिए अधिशेष का व्यापक संग्रह आवश्यक है तथा इस संग्रह में राजनीतिक सामाजिक कारक की अहम भूमिका रही। इस तरह
क्रमिक उद्भव की अवधारणा लगभग स्थापित हो चुकी है, किंतु नगरीकरण के उद्भव में विभिन्न कारकों ब्रांड में तकनीकी तथा सामाजिक के तुलनात्मक महत्व पर आज भी विवाद बना हुआ है। आगे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी तथा यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। इसका व्यापक क्षेत्रीय विस्तार, नगर निर्माण योजना तथा इसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता सभी इसे एक विशिष्ट सभ्यता के रूप में स्थापित करती हैं। अब जबकि हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थलों का उत्खनन हो चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि यह एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी, परंतु विस्तृत खोजों के बावजूद इस सभ्यता के उद्भव तथा विकास के संदर्भ में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि सामान्यतः जब भी और जहाँ भी इस सभ्यता के अवशेषों का पता लगा है, उसने इस सभ्यता की विशेषताएं, खासकर शहरीकरण, नगर निर्माण योजना, विकसित वाणिज्य, व्यापार तथा धर्म के विभिन्न स्वरूप का ही पता चलता है। और उपरोक्त गिनाई गई सारी विशेषताएं किसी भी संस्कृति के विकसित चरण की ओर संकेत करता है। अब प्रश्न उठता है कि हड़प्पा सभ्यता को इस विकसित अवस्था तक पहुंचाने वाले कौन थे? क्या वे स्थानीय थे या विदेशी थे? अगर विदेशी थे तो उनका मूल क्या था, अथवा क्या वे आक्रमणकारी थे? अगर उत्पत्ति का जय तत्व स्थानीय था तो इस विकसित सभ्यता से उसका तारतम्य क्या था? इन्हीं प्रश्नों के आलोक में सिंधु सभ्यता के उद्भव को समझा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की व्याख्या में सबसे बड़ी समस्या है आवश्यक साक्ष्यों का अभाव। जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्यिक स्रोत अनुपलब्ध है तथा पुरातात्विक स्रोत अपर्याप्त सूचना प्रदान करता है। पुरातात्विक साक्ष्य के अपर्याप्त होने का कारण है क्षैतिज उत्खनन का न होना। यही वजह है कि इसके उद्भव की व्याख्या में कई मत उभर कर आए हैं। उत्पत्ति के संदर्भ में एक मत अकस्मात उद्भव का है, जिसे मेसोपोटामिया लोगों को हड़प्पा सभ्यता का जनक माना गया है। इसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता तथा मिस्र की सभ्यता के जनक एक ही मूल के लोग थे। इस मत के पक्ष में कुछ तर्क भी प्रस्तुत किए गए, जिससे नगारों के निर्माण में तथा गड्डी के निर्माण में प्रयुक्त लकड़ी की शहतीर की समानता मेसोपोटामिया संरचना से की गई। उसी प्रकार बलूचिस्तान से प्राप्त मिट्टी के ढेरों की तुलना मेसोपोटामिया से प्राप्त जिगुएट यानी मंदिर से की गई। परंतु उपरोक्त तर्क के विरुद्ध अनेक तथ्य सामने आ जाते हैं, जिससे दोनों सभ्यताओं के नगरीकरण के स्वरूप में अंतर था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण परंतु उपरोक्त तर्क के विरुद्ध अनेक तथ्य सामने आ जाते हैं, जैसे दोनों सभ्यताओं के नगरीकरण के स्वरूप में अंतर था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण ग्रिड प्रणाली पर आधारित था तथा सुव्यवस्थित था, जबकि मेसोपोटामिया नगर अव्यवस्थित रूप में बसे हुए थे। उसी प्रकार मेसोपोटामिया की मोहर बेलनाकार है, जबकि हड़प्पा सभ्यता की वर्गाकार तथा आयताकार है। इसके अलावा दोनों सभ्यताओं की लिपि में भी अंतर है। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्राक्षर रूप में है, तो मेसोपोटामिया की लिपि कीलनुमा है। दोनों सभ्यता की ईंटों के निर्माण में भी अंतर पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था, तो मेसोपोटामिया में ईंटों का कच्चे रूप में ही प्रयोग किया गया है। दोनों सभ्यता के मर्दबांडों में भी असमानता है। इस प्रकार दोनों सभ्यता में समानता से अधिक असमानता ही देखने को मिलती है। फिर परीक्षण करने पर ऐसा ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया उत्पत्ति का सिद्धांत विसरणवादी सिद्धांत से प्रेरित है, अतः इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सिंधु सभ्यता के उद्भव के संबंध में दूसरा मत द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा पर बल देता है। इस मत के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि आर्यों के इस भूभाग में आगमन से पहले जहाँ द्रविड़ लोगों का निवास था, द्रविड़ तथा हड़प्पा लिपि में समानता भी दिखती है। इसके अलावा धार्मिक क्रियाकलाप जैसे लिंग पूजा, आराध्य देवी की पूजा, मातृ देवी की पूजा, स्नान का महत्व आदि भी दोनों में समान है। इस मत के पक्ष में यह भी कहा जाता है कि जैसे द्रविड़ लोग भूमध्य सागरीय थे, उसी प्रकार हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के अनेक कंकाल भूमध्य सागरीय तरह का पाया गया है। परंतु इस तरह के विपक्ष में ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों सभ्यताओं के स्वरूप में अंतर था। जैसे सिंधु सभ्यता पूर्ण विकसित नगरीय रूप में थी, तो दूसरी तरफ द्रविड़ सभ्यता का स्वरूप ग्रामीण था। इसके अलावा द्रविड़ों को हड़प्पा सभ्यता का जनक सिद्ध करने वाला कोई ठोस पुरातात्विक साक्ष्य भी नहीं मिल पाया है।
इस प्रकार यह मत भी खंडित हो जाता है। इस सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में एक मत यह दिया जाता है कि आर्य लोग ही इस सभ्यता के जनक थे। इसके पक्ष में यह कहा गया है कि दोनों सभ्यताओं का क्षेत्र सप्त सिंधु ही था। ऋग्वेद में इस क्षेत्र की तथा जहाँ की नदियों की चर्चा मिलती है। हाल ही में सिंधु मोहर पर घोड़े जैसी शक्ल को खोजने की दावा किया गया है, परंतु ठोस साक्ष्यों के अभाव में यह तर्क भी खंडित हो जाता है, क्योंकि आर्य लोग ग्रामीण तथा खानाबदोश जीवन जीते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता नगरीकृत थी। दूसरे, इंद्र को पुरंदर अर्थात किला का भंजक कहा गया है, जबकि इस तर्क के अनुसार इसे किला का निर्माता कहा जाना चाहिए था। वैदिक संस्कृति में लिपि अज्ञात थी। वैदिक आर्य घोड़े तथा रथ का व्यापक प्रयोग करते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में इसका प्रयोग अज्ञात है। ऐसे में इस तर्क को भी मानना उचित नहीं लगता है। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की व्याख्या क्रमिक उद्भव के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में की जाती है। एक दृष्टिकोण के अनुसार यह सोथी संस्कृति से क्रमिक विकास को दर्शाता है, तो एक दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार यह ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति से क्रमिक विकास का परिणाम है। पहले दृष्टिकोण के पक्ष में ऐसा सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि हड़प्पा सभ्यता बीकानेर में स्थित सोथी संस्कृति का विकसित रूप है। इस मत के पक्ष में दोनों के मर्दभांडों का समानता दिखाई गई। फिर इस दृष्टिकोण के अनुसार भी यह सिद्ध किया जा सकता है कि सभ्यता का विकास दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। वस्तुतः सिंधु सभ्यता का विकास भी उस आंतरिक देशी प्रक्रिया का अंग है जो मेहरगढ़ में अनुमानतः 6000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। किली गुल मोहम्मद, राणा गुड़ई, कोट दिज्जी आदि स्थलों के उत्खनन से प्राप्त स्तर इस बात के साफ संकेत देते हैं कि इस स्थान पर सभ्यता का विकास हो रहा था। बलूचिस्तान पहाड़ियों के ग्रामीण स्थल, जिसे नाल संस्कृति के रूप में भी पहचाना गया है, तथा सिंधु से मकरान तट तक की कुल्ली संस्कृति को प्राग हड़प्पा सभ्यता के रूप में स्वीकार किया गया है। विश्लेषण करने पर ऐसा प्रतीत होता है हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की व्याख्या उन ग्रामीण संस्कृतियों के परिप्रेक्ष्य में ही की जा सकती है जो उत्तर पश्चिम के एक बड़े क्षेत्र में 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य अस्तम में आई। वस्तुतः इस काल में इस क्षेत्र में कुछ समृद्ध ग्रामीण बस्ती स्थापित हुई। उदाहरण के तौर पर बलूचिस्तान में मेहरगढ़ तथा किली गुल मोहम्मद, अफगानिस्तान में मुंडीगाक एवं पंजाब में जलीलपुर आदि। इस काल में लोगों ने सिंधु नदी की बाढ़ पर नियंत्रण करना सीख लिया और इस जल का उपयोग सिंचाई के लिए होने लगा। यह तकनीकी विकास को दर्शाता है। फिर लोगों ने आसपास के खदानों का उपयोग करके पत्थर के बेहतर उपकरणों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में अधिशेष जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकी। इस अधिशेष से समाज के स्थिरीकरण को प्रोत्साहन दिया। इस क्षेत्र में कृषक समूह के साथ खानाबदोश समूह भी रहता था। सिंधु का कशारी मैदान बलूचिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र के माध्यम से ईरानी पठार से जुड़ता था। खानाबदोश समूह ने इन रास्तों के माध्यम से व्यापार में रुचि दिखाई। इनके परिणामस्वरूप पश्चिम एशिया तथा हड़प्पी क्षेत्र के मध्य संपर्क सूत्र जुड़ने लगे। फिर 3500 से 2600 ईसा पूर्व के बीच के काल में, जो प्राग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तांबे का प्रयोग तथा हल का प्रयोग आरंभ हुआ। इसी काल में बड़ी बड़ी रक्षात्मक दीवारों का निर्माण हुआ तथा सुदूर व्यापार को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार नगरीय सभ्यता की पृष्ठभूमि निर्मित हो गई। पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के शिल्पी एवं पुरोहितों के व्यापक समूह के अंग बन गए। इसके अलावा हड़प्पी लोगों ने कुछ ऐसे प्रतीकों का विकास कर लिया जो उन्हें पूर्ववर्ती काल के लोगों तथा अन्य समकालीन लोगों से पृथक करते थे। यद्यपि हम मेसोपोटामिया के प्रभाव को अस्वीकार नहीं कर सकते, परंतु यह पारंपरिक सांस्कृतिक तथा व्यापार के माध्यम से ही संभव हुआ हो गया। उत्तर पश्चिम के विस्तृत क्षेत्र में प्राक हड़प्पा स्थलों से हड़प्पा सभ्यता के उद्भव का साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफगानिस्तान के मुंडीगाक नामक स्थान से कुछ शिल्पकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। इन शिल्पकृतियों के विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थल का संपर्क ईरान तथा बलूचिस्तान से रहा था। इस स्थल से धूप में सुखाई गई ईंटों का वर्गाकार बुर्ज मिला है, जहाँ एक विशाल भवन भी प्राप्त हुआ है।
उसी प्रकार क्वेटा घाटी से प्राप्त एक स्थल दम्ब सादत से बड़े बड़े ईंटों के घर मिले हैं, जहाँ से चित्रकारी किए मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। फिर एक दूसरे स्थल राणा घुड़ई से प्राप्त बर्तनों पर कुब्बड़ वाले बैल के चित्र मिले हैं। उसी प्रकार पेरियानो गुड़ई नामक स्थल से स्त्रियों की छोटी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। दक्षिण बलूचिस्तान के बालाकोट नामक स्थान से एक विशाल इमारत का अवशेष मिला है। सिंधु क्षेत्र में भी कई स्थलों से प्राक हड़प्पा चरण के अवशेष मिले हैं। यथा आमरी से पत्थर एवं मिट्टी की ईंटों के मकान मिले हैं, जहाँ से अनाज का एक कोठार भी प्राप्त हुआ है, तथा जहाँ से प्राप्त बर्तन पर कुब्बड़ वाले बैल का चित्र मिला है। उसी प्रकार कोटदीजी नामक स्थल से सुरक्षात्मक दीवार का अवशेष मिला है। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ नामक स्थल पर लाजवर्द मणि मोहरों तथा ठप्पों के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है, जहाँ से मिट्टी की बनी स्त्रियों की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। रहमान डेरी नामक स्थल से नियोजित ढंग से बने घर, गलियां एवं सड़कों का साक्ष्य मिला है, जहाँ से रक्षात्मक दीवार का भी साक्ष्य मिला है। उसी तरह उत्तर पश्चिम में किला तरकाई नामक स्थल से किलेबंदी का प्रमाण मिलता है। फिर लिबान से पत्थर बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य मिला है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का दबाव क्रमिक विकास का परिणाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुछ प्राक हड़प्पा स्थलों का दृष्टांत देकर हड़प्पा स्थलों से उसकी निकटता को दर्शाइए। आवश्यक अध्ययन सामग्री के अभाव में हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में आरंभ से ही एक विवाद रहा है। इस संदर्भ में एक अकस्मात उद्भव का सिद्धांत भी दिया गया था, किंतु नवीन शोधों के आलोक में यह अवधारणा पुरानी पड़ गई तथा इसकी जगह क्रमिक उद्भव का सिद्धांत उभर कर आया। फिर ऐसा माना जाने लगा कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव उन ग्रामीण संस्कृतियों से क्रमिक विकास का परिणाम था जो उत्तर पश्चिम भारत के विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। कुछ दृष्टांतों के आधार पर प्राग हड़प्पाई चरण एवं हड़प्पाई चरण के बीच समानता स्थापित की जा सकती है। अफगानिस्तान में एक स्थल मुंडीगाक पर दृष्टिपात करने पर यह ज्ञात होता है कि यह स्थल व्यापारिक मार्ग पर स्थित था तथा एक तरफ ईरान के कुछ नगर जैसे तथा दूसरी तरफ बलूचिस्तान के कुछ नगरों के संपर्क में था। धूप में सुखाए गए ईंटों के प्रयोग एवं एक वर्गाकार बुर्ज की उपस्थिति इसका हड़प्पा संस्कृति से भी संपर्क जोड़ती है। उसी प्रकार जहाँ के लोगों के द्वारा अर्ध बहुमूल्य पत्थर के रूप में सेलखड़ी एवं लाजवर्द मणि का प्रयोग ईरान एवं मध्य एशिया के साथ इसके संपर्क को दर्शाता है, उसी प्रकार क्वेटा घाटी में स्थित दव सादात जो मुंडीगाक के दक्षिण पूर्व में स्थित है, हड़प्पा संस्कृति के साथ अपने संबंधों को दर्शाता है, जहाँ से 3000 ईसा पूर्व के आरंभ में निर्मित बड़े बड़े ईंटों के मकान मिले हैं, जहाँ से पक्की मिट्टी के मोहर के साथ साथ तांबे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। उसी प्रकार मध्य एवं दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित बालाकोट नामक स्थल भी हड़प्पा सभ्यता की आधारभूत विशेषता को दर्शाता है, जहाँ से हमें एक विशाल इमारत प्राप्त हुई है। इसका फारस की खाड़ी से भी संपर्क था। इसके अतिरिक्त सिंध क्षेत्र में आमरी एक ऐसा स्थल है जिसने हड़प्पाई चरण का आधार निर्मित किया, जहाँ से पत्थर एवं ईंटों के मकान मिले हैं, साथ ही धान्य कोठार भी प्राप्त हुआ है। उसी तरह कुब्बड़ वाले सांड के चित्र भी मिले हैं। अंत में राजस्थान के कालीबंगा के प्राक हड़प्पाई चरण के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं, जो सीधे हड़प्पाई चरण से जुड़ते हैं, अर्थात कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जय हल के प्रयोग को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में क्रमिक उद्भव का सिद्धांत क्या है? क्रमिक उद्भव की संपूर्ण प्रक्रिया पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर है, क्रमिक उद्भव की अवधारणा यह सिद्ध करती है कि हड़प्पा सभ्यता किसी भ्रम कारक का परिणाम नहीं है, अपितु यह भारत की भूमि पर ही क्रमिक रूप से विकसित हुई है। इसका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास उन ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ जो उत्तर पश्चिम में के विस्तृत क्षेत्रों में फैली हुई थी। क्रमिक विकास कैसे संभव हुआ, इसके विषय में अधिक स्पष्टता नहीं है। इसका कारण है कि आवश्यक साक्ष्यों का अभाव, किंतु पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसका पुनर्निर्माण किए जाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि सिंध का कशारी मैदान काफ़ी उपजाऊ था, जहाँ प्रत्येक वर्ष सिंधु नदी द्वारा जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई जाती थी। आगे धीरे धीरे उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने उपजाऊ भूमि का प्रयोग करना सीख लिया, साथ ही सिंधु नदी की बाढ़ पर नियंत्रण करना भी सीख लिया। अतः उन्नत खेती की शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त लोगों ने आसपास के खदानों का भी उपयोग करना सीख लिया
तथा वे पत्थर के बेहतर उपकरण बनाने लगे। परिणाम स्वरूप लगभग 5500 से 3200 ईसा पूर्व के बीच उत्तर पश्चिम के इस क्षेत्र में समृद्ध ग्रामीण बस्तियों का विकास हुआ। उदाहरण के लिए रहमान ढेरी, गुमला, किला तरकाई, जलीलपुर, रानागुड़ई आदि। आगे का विकास हमें प्राक हड़प्पाई चरण में देखने को मिलता है, जो 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व के बीच कायम रहा था। इसे अब आरंभिक प्राक हड़प्पाई चरण का नाम दिया जाता है। सर्वप्रथम इस काल में कृषि के क्षेत्र में तकनीकी विकास देखा गया और वह था हल का प्रयोग। इसके परिणामस्वरूप अधिक बड़े क्षेत्र की जुताई संभव हुई। आरंभ में हल मानव द्वारा खींचा जाता था, किंतु आगे यह बैलों के द्वारा खींचा जाने लगा। इसके अतिरिक्त फसलों की संख्या में वृद्धि होने लगी। खदानों के साथ साथ गैर खदान फसलों का भी उत्पादन होने लगा। फिर शिल्प विकास तथा शिल्प विशेषीकरण को बल मिला। उदाहरण के लिए धातु के रूप में तांबे का प्रचलन आरंभ हुआ, सूत की कताई के लिए तकली का प्रयोग आरंभ हुआ तथा वस्त्र बुनाई पद्धति का विकास हुआ। उसी प्रकार मध्यभांड निर्माण में चाक का प्रयोग शुरू हुआ। साथ ही गाड़ी में भी चक्के का प्रचलन आरंभ हो गया। इस प्रकार तकनीकी विकास ने न केवल उत्पादन वर्ण यातायात पद्धति को भी बल प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप कुछ प्रमुख क्षेत्रों में ऐसे लोग बसने लगे जो गैर कृषि उत्पादन से संबंध थे। इन लोगों के अनाज ग्रामीण क्षेत्रों से सुनिश्चित किए जाते थे। इससे इनमें शासक वर्ग की विशेष भूमिका रही। यह वर्ग करारोपण पद्धति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र में उत्पादन अधिशेष सुनिश्चित करता था तथा उसे नगरीय जनसंख्या के बीच पुनर्वितरित करता। इस प्रकार एक जटिल संरचना का विकास हुआ। शासकीय कार्यों के संचालन के लिए एक अधिकारी वर्ग तथा एक लिपि की जरूरत हुई। फिर यह वही समय था जब दूरस्थ व्यापार का विकास हुआ। व्यापारिक कार्यों के संचालन के लिए लेखन कला का विकास आवश्यक था। गुजरात में पादरी, पंजाब में हड़प्पा आदि क्षेत्रों में आरंभिक हड़प्पाई चरण में लिपि का साक्ष्य प्राप्त होता है। फिर अगर गौर से देखा जाए तो नगरीय संरचना के विकास में केवल आर्थिक एवं राजनीतिक कारक की भूमिका नहीं रही थी, वरन धार्मिक कारक के भी क्षेत्र में उत्पादन अधिशेष को सुनिश्चित किए बल्कि वर्ण धार्मिक कारक की भी भूमिका हो सकती है, क्योंकि धर्म एवं अनुष्ठान के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में उत्पादन अधिशेष को सुनिश्चित किया जा सकता था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव क्रमिक विकास एवं जटिल प्रक्रिया का परिणाम था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में क्रमिक उद्भव की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर आलोचनात्मक वर्ड को ध्यान से समझिए, इसी के संदर्भ में हमने इस क्वेश्चन का विश्लेषण करना है। आंसर है, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में सबसे मान्य मत क्रमिक उद्भव का सिद्धांत ही है। इसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता की जड़ उत्तर पश्चिम की ग्रामीण संस्कृतियों में थी। इन संस्कृतियों की पहचान हम सौथी सिसवाल संस्कृति, आमरी नाल संस्कृति, कोडदीजी संस्कृति आदि के रूप में करते हैं। अनेक ऐसे स्थल हैं जिनकी पहचान हम आरंभिक हड़प्पा स्थल के रूप में करते हैं, जो कई बातों में हड़प्पा सभ्यता से समानता रखते हैं। उदाहरण के लिए मृदभांडों की बनावट, उपकरण, प्रतीक चिन्ह, धार्मिक अनुष्ठान आदि के आधार पर प्राक हड़प्पा स्थल तथा हड़प्पा स्थल के बीच समानता स्थापित की जा सकती है। इतना तक कि हड़प्पा लिपि का आरंभिक साक्ष्य भी हमें गुजरात में पादरी एवं धोलावीरा तथा पंजाब में हड़प्पा से प्राप्त होता है। फिर भी ग्रामीण संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता के क्रमिक उद्भव के संदर्भ में आज भी एक प्रकार का धुंधलापन बना हुआ है, क्योंकि कई ऐसे विकसित हड़प्पा स्थल है जहाँ से प्राक हड़प्पा चरण प्राप्त ही नहीं होता। उदाहरण के लिए लोथल, देसलपुर, चाहुंदड़ो, रोपड़, मीताथल एवं आलमगिरीपुर जैसे विकसित हड़प्पा स्थलों के नीचे कोई प्राक हड़प्पाई आधार नहीं मिलता। उसी तरह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थलों के आधार में प्राक हड़प्पा स्थल तो अवश्य हैं, किंतु प्राक हड़प्पाई एवं हड़प्पाई स्थलों के बीच संबंधों में एक प्रकार की अस्पष्टता विद्यमान है। इसके अतिरिक्त कोलिस्थान क्षेत्र में अनेक प्राक हड़प्पा स्थल मिलते हैं, किंतु इनमें महज 3 स्थल हड़प्पा स्थल के रूप में विकसित हो सके हैं। इसलिए आज भी यह समस्या बनी हुई है कि आखिर प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृतियाँ नगरीय संस्कृतियों में कैसे ढली। संभवतः
इस तथ्य की व्याख्या एक सक्षम सरकार की उपस्थिति, सामाजिक जटिलता एवं विचारधारा के संदर्भ में की जा सकती है, किंतु साहित्यिक साक्ष्य के अभाव में यह संदर्भ स्पष्ट नहीं हो सका है। पुरातात्विक साक्ष्य हमें महज आर्थिक गतिविधियों की स्पष्ट समझ प्रदान करते हैं, सामाजिक एवं वैचारिक गतिविधियों की नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में प्रौद्योगिकी की निर्णायक भूमिका रही, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में किस कारक की निर्णायक भूमिका रही, इस संदर्भ में आरंभ से ही एक विवाद रहा है। इसका कारण है सभ्यता के उद्भव में आवश्यक अध्ययन स्रोत की कमी। इस संदर्भ में प्रौद्योगिकी विशेषीकरण जैसे कारक को निर्णायक कारक के रूप में महत्व दिया जाने लगा है, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों की गहराई से छानबीन करने की जरूरत है। डी.के. चक्रवर्ती जैसे विद्वान हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण के उद्भव में शिल्प विशेषीकरण जैसे कारक को विशेष महत्व देते हैं। उसी प्रकार गार्डन चाइल्ड जैसे विद्वान ने भी तकनीकी अर्थात चाक, हल, चक्के, नाव जैसी तकनीकी को हड़प्पाई लोगों की सफलता में निर्णायक कारक माना है। इसी प्रकार शिल्प विशेषीकरण का महत्व दर्शाते हुए यह कहा गया है कि व्यापक आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप कुछ हड़प्पा शिल्पी खास क्षेत्रों में बसने लगे थे तथा उन्होंने नवीन शिल्पों के विकास में विशिष्ट योगदान दिया। फिर विभिन्न हड़प्पाई क्षेत्रों में स्थापित शिल्पों के बीच एक प्रकार का संपर्क जुड़ गया। अतः हड़प्पाई नगरीकरण में इस कारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी तरफ कुछ अन्य विद्वान हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण में प्रौद्योगिकी विशेषीकरण जैसे कारक को विशेष महत्व नहीं देते। वे इसके लिए सामाजिक राजनीतिक कारक को अधिक निर्णायक मानते हैं। इन विद्वानों में मैकएडम एवं नाडियोन सोर्जन प्रमुख है। उनका मानना है कि केवल अधिशेष उत्पादन ही पर्याप्त नहीं है, पर नगरीकरण के लिए अधिशेष का व्यापक संग्रह भी आवश्यक है तथा इस संग्रह में राजनीतिक सामाजिक कारक की अहम भूमिका रही। यह विवाद आज तक बना हुआ है और जब तक सिंधु लिपि का अर्थ अन्वेषण नहीं हो जाता तब तक यह विवाद बना रहेगा। आगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक था। तो हड़प्पा सभ्यता न केवल विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक थी, वर्ण यह आकार में मिस्र तथा मेसोपोटामिया सभ्यता की तुलना में कई गुना बड़ी थी। यह सभ्यता बलूचिस्तान के पठारी क्षेत्र से सिंधु के मैदान तथा पूर्व में गंगा यमुना दोआब तक विस्तृत थी। बलूचिस्तान में सुत्तका गेडोर एवं सुत्तकाको है महत्वपूर्ण स्थल थे। सिंध में मोहनजोदड़ो इस सभ्यता की राजनीतिक राजधानी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त चहुंदड़ो, कोटदीजी, आमरी आदि महत्वपूर्ण स्थल भी विद्यमान हैं। इस सभ्यता का प्रसार उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में था। अफगानिस्तान के शोतुगई में इस सभ्यता का एक दूरस्थ स्थल था जो लाजवर्द मणि के व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए स्थापित किया गया था। जम्मू में भी इसका प्रसार देखा जा सकता है, जहाँ एकमात्र स्थल मांडा मिलता है। पंजाब में इस सभ्यता का व्यापक प्रसार देखा जा सकता है। इस क्षेत्र में हड़प्पा के अतिरिक्त रोपड़ और संघोल जैसे स्थल भी कायम थे। फिर हरियाणा में राखीगढ़ी और मिताथल जैसे स्थल इस सभ्यता की उपस्थिति को दर्शाते हैं। राजस्थान में कालीबंगा इस सभ्यता से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल है। गुजरात में कच्छ एवं काठियावाड़ दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हड़प्पाई स्थल मौजूद थे, किंतु इसमें कच्छ क्षेत्र में धोलावीरा तथा काठियावाड़ में लोथल अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। इस सभ्यता के अंत तक इसका प्रसार पूर्व में गंगा यमुना दोआब तथा दक्षिण में महाराष्ट्र तक हो गया। इस तरह यह सभ्यता उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तथा पश्चिम में सुत्तका गेडोर से लेकर पूर्व में आलमगिरी तक फैला हुआ था। आगे हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति एवं स्वरूप। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति थी। इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसका नगरीय स्वरूप। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कम से कम कुछ स्थल ऐसे हैं जिनकी पहचान स्पष्ट रूप से नगरीय स्थलों के रूप में की गई। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थे, अर्थात हड़प्पा लोगों ने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था। कांसे का निर्माण तकनीकी विकास को दर्शाता है, क्योंकि ताम्र उपकरणों की तुलना में कांस्य उपकरण अधिक प्रभावी होते थे। हड़प्पाई नगरीकरण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी उनकी विकसित नगर निर्माण योजना।
ऐसी विकसित नगर निर्माण योजना समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया में नहीं देखी जा सकती थी। उसी प्रकार इसका उत्तम जल प्रबंधन समकालीन ग्रीक सभ्यता को छोड़कर अन्यंत्र दुर्लभ था। प्रमुख नगर दो भागों में विभाजित थे। पश्चिम भाग में दुर्ग था तथा पूर्वी भाग में निचला शहर। दुर्ग क्षेत्र में शासक वर्ग के लोग रहते थे, जबकि निचला नगर रिहायशी इलाका था। दुर्ग और रिहायशी इलाके के बीच एक प्रकार का विभाजन होता था तथा दुर्ग को सुरक्षा दीवारों से घेरा गया था। महत्वपूर्ण भवन दुर्ग क्षेत्र में मिलते हैं। रिहायशी इलाकों पर दृष्टिपात करने पर ऐसा ज्ञात होता है कि उनका निर्माण चेसबोर्ड पद्धति पर किया गया था, अर्थात इस क्षेत्र में मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा इन सड़कों की चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। मकानों पर दृष्टिपात करने पर ऐसा ज्ञात होता है कि ये एक मंजिल से लेकर बहुमंजिल तक बने थे। जल निकासी का उत्तम प्रबंधन था। ऊपर से नीचे दूषित जल को लाने के लिए ड्रेन पाइप का उपयोग किया जाता था। फिर घर की नाली गली की नाली से मिलती थी और गली की नाली मुख्य सड़क की नाली से मिल जाती थी। मुख्य सड़क की सफाई के लिए नरमुख्य यानी मैनहोल का निर्माण किया गया था तथा इस नाली को पत्थर से ढकने का भी प्रयत्न किया गया था। हड़प्पा नगरीय संरचना का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसके अंतर्गत नगर निर्माण योजना में एक प्रकार की एकरूपता देखी जा सकती है। फिर भी एकरूपता की तुलना में विविधता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उदाहरण के लिए लोथर और सुरकोटदा जैसे स्थलों में दुर्ग तथा निचले नगर के बीच विभाजन नहीं दिखता। उसी तरह अन्य नगरीय स्थलों पर पकाए गए ईंटों का प्रयोग हुआ है, तो कालीबंगा में कच्ची ईंटों का। वस्तुतः विभिन्न स्थलों के बीच पर्यावरणीय तथा भौगोलिक भिन्नता को देखते हुए नगर निर्माण योजना में विविधता भी स्वाभाविक दिखती है। आगे हड़प्पा नगरीकरण का आधार उन्नत वाणिज्य व्यापार ने तैयार कर दिया। वस्तुतः जैसा कि हम जानते हैं, नगरीकरण में कृषि अधिशेष तथा वाणिज्य व्यापार दोनों की भूमिका होती है, परंतु हड़प्पा नगरीकरण में वाणिज्य व्यापार ने निश्चय ही अधिक प्रभावी भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे भी क्षेत्रों में जो कृषि उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ था, नगरों का निर्माण हुआ, यथा सुतका गेडोर और सुतका कोह में जो बलूचिस्तान के मरुस्थलीय क्षेत्र में अवस्थित था। यह स्थिति देखी जा सकती है। इस कार्य में वाणिज्य व्यापार को प्रेरित करने वाले दो कारक महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, हड़प्पा शिल्पियों को कुछ ऐसे कच्चे मालों की जरूरत थी जो क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं थे और उन्हें व्यापार के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता था। दूसरे, हड़प्पा क्षेत्र में कुलीन वर्ग के लोगों को कुछ ऐसी विलासितापूर्ण सामग्रियों की जरूरत थी जो व्यापार के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आंतरिक या बाह्य व्यापार दोनों ही विकसित अवस्था में थे। आंतरिक व्यापार में हड़प्पा क्षेत्र के सहयोगी थे कर्नाटक, राजस्थान, बलूचिस्तान आदि क्षेत्र। उसी प्रकार बाह्य व्यापार में हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी, अफगानिस्तान, मध्य एशिया आदि क्षेत्रों से संपर्क स्थापित किए थे। इस काल में हड़प्पा क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं का आयात किया जाता था। उदाहरण के लिए सोना कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से और अफगानिस्तान से, चांदी मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से, तांबा राजस्थान से तथा टिन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किए जाते थे। लाजवर्द मणि मध्य एशिया में बदखशां से मंगाए जाते थे। बदले में हड़प्पाई लोग कई वस्तुओं का निर्यात भी करते थे। उदाहरण के लिए लोथल से सीप की बनी वस्तुएं और हाथी दांत की वस्तुएं निर्यात की जाती थी। इसके अतिरिक्त हड़प्पा क्षेत्र से सोने और तांबे की बनी वस्तुएं, काली लकड़ी अथवा इमारती लकड़ी, कपास और संभवतः अनाजों का भी निर्यात किया जाता था, किंतु व्यापार संतुलन हड़प्पा लोगों के पक्ष में रहा होगा। उन्नत नगरीय संरचना इस तथ्य की ओर संकेत करती है। फिर उन्नत नगर योजना तथा विकसित वाणिज्य व्यापार एवं सक्षम शासक वर्ग की उपस्थिति को भी दर्शाती है, किंतु पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में राज्य तथा सरकार का स्वरूप स्पष्ट करना थोड़ा कठिन है। इस संदर्भ में एक अवधारणा हड़प्पा क्षेत्र में एक साम्राज्य की परिकल्पना करती है जो पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था, परंतु एक दूसरे मत के अनुसार हड़प्पा क्षेत्र को कई राज्यों का समूह माना गया जो भौतिक विकास के एक ही स्तर पर थे।
तथा उनके बीच परस्पर संपर्क था। उसी तरह सरकार के स्वरूप के संबंध में भी व्यापक विवाद देखने को मिलता है। आरंभ में संदर्भ में एक पुरोहित शासक की अवधारणा दी गई थी, फिर जहाँ पर एक प्रतिनिध्यात्मक सरकार की भी परिकल्पना की गई, किंतु गौर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ संभवतः शिल्पियों एवं व्यापारियों का शासन था। हड़प्पा समाज पर दृष्टिपात करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हड़प्पा समाज एक जटिल संरचना पर आधारित था। इसमें विभिन्न सामाजिक समूह के लोग उपस्थित थे, और फिर जैसा कि हम जानते हैं कि यह सामाजिक विविधता नगरीय जीवन के चरित्र के अनुकूल थी। हड़प्पाई नगरों में विविध प्रकार की आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां देखी जा सकती थी। अतः उन गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों के समूह भी अलग अलग होंगे। उदाहरण के लिए राजनीतिक प्रशासनिक गतिविधियां एक शासक वर्ग की उपस्थिति को दर्शाती हैं। हड़प्पाई अर्थव्यवस्था विकास के जिस स्तर पर थी, वहाँ सामाजिक विभाजन बहुत ही स्वाभाविक है। अतः हड़प्पाई नगरों में कुलीन वर्ग के लोग उपस्थित थे, जो अधिशेष का उपभोग करते थे। उसी प्रकार शिल्पियों एवं कारीगरों का एक समूह था। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार की गतिविधियों को देखते हुए एक व्यापारी वर्ग की उपस्थिति की परिकल्पना की जा सकती है। उसी प्रकार लेखन कला का विकास एक शिक्षित वर्ग तथा लिपिक वर्ग की उपस्थिति को दर्शाता है। व्यापक आर्थिक गतिविधियां एवं निर्माण कार्य एक बड़े श्रमिक समूह की उपस्थिति की ओर भी संकेत करता है। इस प्रकार हड़प्पाई समाज की संरचना जटिल थी, और यह जटिलता धार्मिक मनोभावों एवं सामाजिक रीति रिवाजों में भी व्यक्त हुई है। उदाहरण के लिए हड़प्पाई धर्म के स्वरूप में भी व्यापक विविधता देखी जा सकती है। यथा कहीं अग्नि पूजा का प्रचलन था, तो कहीं जल पूजा का, फिर वृक्ष पूजा का, पशु पूजा का, सर्प पूजा, मातृ देवी की पूजा, पशुपत शिव की पूजा, उपासना के कई रूप प्रचलित थे। उसी तरह रीति रिवाजों की विविधता हड़प्पाई लोगों की शवादान पद्धतियों में भी देखी जा सकती है। यथा आंशिक शवादान, पूर्ण शवादान, दाह संस्कार आदि। हड़प्पाई लोगों की सोच वैज्ञानिक थी। उन्होंने गणित, मापन प्रणाली, धातु कला जैसे विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी। उन्हें अंकमाला का ज्ञान था तथा गणना में वे ऊपर के स्तर पर दशमलव प्रणाली और निचले स्तर पर द्विभाजन प्रणाली का प्रयोग करते थे। वे गणना में 16 तथा उनके गुणकों का प्रयोग करते थे। उन्होंने मापन के लिए फीट और क्यूबिक का विकास किया था। उनकी उन्नत नगर निर्माण योजना तथा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त स्केल उनकी विकसित मापन प्रणाली को दर्शाते हैं। पक्की ईंटों के निर्माण में भी मापन प्रणाली का उपयोग दिखता है। उसी तरह उन्होंने तौल की प्रणाली का भी विकास कर लिया था। उन्हें धातु की ढलाई की पद्धति का ज्ञान था तथा वे तांबा और टिन मिलाकर कंसा बनाना जानते थे। उनकी नौपरिवहन गतिविधियां दर्शाती हैं कि संभवतः उन्हें ग्रहों एवं नक्षत्रों का ज्ञान था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की मूल प्रकृति को उपरोक्त तथ्यों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की पहली पहचान थी इसका नगरीय स्वरूप। दूसरे शब्दों में यह भारतीय उपमहाद्वीप में पहली नगरीय क्रांति थी तथा इस सभ्यता के पतन के पश्चात लगभग 1000 वर्षों तक भारत में नगर नहीं देखा गया। फिर समकालीन नगरीय सभ्यताओं में इसे विशिष्ट बनाती है। इसकी उन्नत नगर निर्माण योजना। अगर हम हड़प्पाई नगरों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें इसकी विशेषता स्पष्ट हो जाती है। अगर गौर से देखा जाए तो प्रमुख नगरों के निर्माण में एक रूपता है, यद्यपि पूरी एक रूपता की परिकल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि विभिन्न नगरों को भिन्न भौगोलिक तथा पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। सामान्यतः नगर 2 भागों में विभाजित है, दुर्ग क्षेत्र तथा निचला शहर। दुर्ग क्षेत्र में शासक वर्ग एक रिहायशी इलाका था। नगर चेसवर्ड के आकार में बना हुआ था। मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के किनारे मकान निर्मित थे जो एक मंजिले से लेकर बहुमंजिली तक होते थे। हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना में हमें एक महत्वपूर्ण तत्व आकर्षित करता है, वह है उन्नत जल प्रबंधन, जो यूनान में कनोसस को छोड़कर अन्य समकालीन सभ्यता में दुर्लभ था। प्रत्येक घर में एक कुआं होता था। फिर ऊपरी मंजिल से नीचे गंदे पानी की निकासी के लिए ड्रेन पाइप का प्रयोग होता था।
प्रत्येक नगर से जल निकासी का बेहतर प्रबंध था। घर की नाली गली की नाली से जुड़ी हुई थी और फिर गली की नाली मुख्य सड़क की नाली से जुड़ गई थी। मुख्य नाली की सफाई के लिए नरखोमे यानी मेन होल भी बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण विकसित वाणिज्य व्यापार पर आधारित था। यद्यपि इस सभ्यता से पूर्व भी व्यापारिक गतिविधियां अज्ञात नहीं थी। अगर गौर से देखा जाए तो नवपाषाणकालीन स्थलों से भी वस्तुओं के लेन देन के प्रमाण मिलते हैं। फिर आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भी बलूचिस्तान के क्षेत्र का स्थल मार्ग के माध्यम से अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया के क्षेत्रों से व्यापारिक संपर्क होने का प्रमाण मिलता है। फिर भी हड़प्पा सभ्यता की विलक्षणता थी व्यापारिक गतिविधियों में गुणात्मक वृद्धि। यह सभ्यता एक विस्तृत व्यापारिक जाल से जुड़ी हुई थी, यह समुद्रिक मार्ग से फारस की खाड़ी तथा पश्चिम एशिया से भी जुड़ गई। इस प्रकार ब्रह्म व्यापार में इसके सहयोगी क्षेत्र थे। फारस की खाड़ी में फैलका बहरीन और पश्चिम एशिया में मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया के क्षेत्र। उसी प्रकार आंतरिक व्यापार में हड़प्पा स्थल राजस्थान, कर्नाटक एवं अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के विकास में व्यापार की कितनी अहम भूमिका थी, इस बात का अंदाजा इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र में भी नगरों का निर्माण हुआ जो कृषि की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ था। उदाहरण के लिए बलूचिस्तान में सुतका गेडोर एवं सुतका को है। इतना ही नहीं, आगे जब वाणिज्य व्यापार में किसी कारण से व्यवधान उत्पन्न हो गया तो फिर नगरीय संरचना का पतन हो गया। हड़प्पा सभ्यता की एक विलक्षणता थी नगर एवं गांवों के मध्य उचित तालमेल तथा संतुलन। नगरों का अस्तित्व ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले अधिशेष पर टिका हुआ था। नगरीय जनसंख्या की आवश्यकता कृषि उत्पादों के माध्यम से ब्रेड में अनाज का कच्चे माल पूरी होती थी। शासक वर्ग के द्वारा संभवतः करारोपण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में अधिशेष का हस्तांतरण होता था। फिर हड़प्पा सभ्यता की उन्नत नगर निर्माण योजना एक सक्षम शासक वर्ग की उपस्थिति को भी दर्शाती है। सड़कों तथा गलियों की बनावट, जल प्रबंधन, मानक माप तोल एवं ईंटों का निर्माण यह सिद्ध करती है कि वहाँ एक सक्षम शासन व्यवस्था स्थापित थी। किंतु यह आज भी विवाद का विषय था कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सरकार का क्या स्वरूप था। यह एक साम्राज्य था या फिर कई छोटे छोटे राज्यों का समूह था। जब तक हड़प्पा लिपि नहीं पढ़ी जाती तब तक इस पर अंतिम रूप से कुछ भी कहना संभव नहीं है। फिर भी इस संबंध में कई प्रकार की संभावनाएं बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए संभव है कि यह एक वैध साम्राज्य था जो सैन्य विजय के माध्यम से संभव हुआ, अथवा दूसरी तरफ ऐसा भी संभव है कि यह कई राज्यों का समूह था जो भौतिक विकास के एक ही स्तर पर अवस्थित थे। जैसा कि हम महाजनपद काल में 16 महाजनपदों को देखते हैं, उसी तरह दुर्ग क्षेत्र की उपस्थिति राजतंत्र की उपस्थिति की ओर संकेत करती है। किंतु साथ ही हम प्रशासन में शिल्पियों एवं व्यापारियों की भूमिका को अस्वीकार नहीं कर सकते। हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी तकनीकी विकास एवं शिल्पों की विविधता, यह किसी भी नगरीय सभ्यता का आवश्यक लक्षण होता है। हड़प्पाई लोग इस रूप में भी विशिष्ट थे कि उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसे का निर्माण करना सीख लिया था, अर्थात उन्हें धातु ढलाई का ज्ञान था। वे कांस्य मूर्तियों के निर्माण में द्रव्यमोम विधि का प्रयोग करते थे। रथ एवं इक्का गाड़ी का निर्माण भी हड़प्पाई लोगों के तकनीकी ज्ञान को दर्शाता है। उनके पत्थर के उपकरण भी पहले के उपकरणों की तुलना में अधिक बेहतर हैं, क्योंकि अब तांबे एवं कांस्य के उपकरणों की सहायता से पत्थरों को काटना एवं त्रासना अपेक्षाकृत आसान हो गया था। मणका निर्माण, मोहर निर्माण तथा हाथी दांत एवं सीप त्रासना अपेक्षाकृत आसान हो गया था। मणका निर्माण, मोहर निर्माण तथा हाथी दांत एवं सीप के कार्यों में भी हड़प्पाई शिल्पी सिद्धहस्त थे। लोथरे एवं चाहुंदड़ों से मणका बनाने का कारखाना मिला है। हड़प्पा सभ्यता को अपनी पूर्ववर्ती एवं प्रवर्ती संस्कृति से विशिष्ट बनाने वाला एक कारक उनका वैज्ञानिक एवं नक्षत्रों का ज्ञान था। हड़प्पाई लोग धातु ढलाई से परिचित थे। उन्हें संवत ग्रहों एवं नक्षत्रों का ज्ञान था। उन्होंने गणना प्रणाली का विकास कर लिया था। वे 16 एवं उनके गुणन का प्रयोग करना जानते थे। उसी प्रकार
गणना में ऊपरी स्तर पर दशमलव प्रणाली तथा निचले स्तर पर द्विभाजन प्रणाली का प्रयोग करते थे। वे संवत, फीट एवं क्यूबिक के प्रयोग से भी परिचित थे। उनकी नगर निर्माण योजना ज्यामिति के ज्ञान को दर्शाती है। ईंटों के निर्माण में भी ज्यामिति के ज्ञान की सूचना मिलती है। उसी प्रकार उन्होंने अपनी एक पृथक लिपि का विकास कर लिया था। सिंधु लिपि विश्व की 4 प्राचीनतम लिपियों में से एक थी। सिंधु सभ्यता की एक विशेषता मानी जा सकती है इसकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता, और फिर यह विविधता नगरीय जीवन के अनुकूल थी। उदाहरण के लिए हड़प्पाई नगरों में भिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग मौजूद थे। यही वजह है कि मृतक संस्कार पद्धति, उपासना पद्धति तथा देवताओं के स्वरूप में भी विविधता देखी जा सकती थी। दूसरे शब्दों में मृतक संस्कार के रूप में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार सबों का प्रचलन था। उसी प्रकार कहीं अग्नि पूजा का प्रचलन था तो कहीं जल पूजा का, कहीं नाग पूजा का साक्ष्य मिलता है तो कहीं और से स्वास्तिक पूजा का। आगे हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नगर सभ्यता के तत्व लक्षणों को दर्शाइए। तो इसका आंसर है, जिस प्रकार नगरीय बस्ती ग्रामीण बस्ती से पृथक होती है उसी प्रकार नगरीय सभ्यता भी ग्रामीण संस्कृति से भिन्न होती है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के अंतर्गत नगर सभ्यता के निम्नलिखित तत्वों को उद्घाटित किया जा सकता है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है बस्ती का आकार। ग्रामीण स्थलों की तुलना में नगरीय स्थलों का आकार बड़ा होता है। सामान्यतः 20 हेक्टेयर से बड़े आकार वाले स्थल की गणना नगरीय स्थल के रूप में होने लगती है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कई ऐसे नगरीय स्थल हैं जिनका आकार 60 हेक्टेयर और 100 हेक्टेयर के बीच में है, और फिर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थल आकार में उससे भी बड़े हैं। सेकंड है नियोजित निवास। नगरीय स्थल का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण होता है नियोजित निवास। दूसरे शब्दों में नगरीय बस्ती की बसावट ग्रामीण बस्ती से पृथक होती है। हड़प्पा सभ्यता अपने नियोजित निवास के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड है बड़ी गैर कृषक जनसंख्या। नगरीय सभ्यता का एक अभिलक्षण होता है एक बड़ी जनसंख्या का गैर कृषि उत्पाद में लगा होना। हड़प्पाई नगरीय स्थलों पर एक बड़ी संख्या व्यापारियों एवं शिल्पियों की थी तथा शिल्पों का विशेषीकरण नगरीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। 4 पॉइंट है सक्षम शासक वर्ग की उपस्थिति। नगरीय सृजना को बनाए रखने तथा उनके संचालन के लिए एक सक्षम शासक वर्ग की उपस्थिति आवश्यक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भी एक सक्षम शासक वर्ग उपस्थित था जो ग्रामीण क्षेत्र से अधिशेष का दोहन कर नगरीय क्षेत्र में संग्रहित करता और उसका पुनः वितरण करता था। साथ ही यह आर्थिक गतिविधियों के लिए उचित माहौल का भी निर्माण करता था। 5 है लिपि का प्रयोग। लिपि के प्रयोग को भी नगरीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। वस्तुतः प्रशासनिक कार्य एवं वाणिज्यिक व्यापार के संचालन के लिए एक लिपि की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भी एक लिपि का प्रचलन था। 6 पॉइंट है सांस्कृतिक विविधता। यह भी नगरीय सभ्यता का एक प्रमुख तत्व होता है क्योंकि ग्रामीण स्थलों के विपरीत नगरीय स्थलों पर भिन्न सांस्कृतिक समूह के लोग उपस्थित होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भी धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज, समाधान पद्धति आदि के स्वरूप में भिन्नता यह सिद्ध करती है कि नगरीय केंद्रों पर भिन्न सांस्कृतिक समूह के लोग उपस्थित थे। आगे हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश यानी इनपुट प्रदान किए हैं, चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता ने जो भारतीय उपमहाद्वीप में पहली नगरीय क्रांति का प्रतिनिधित्व करती थी, भारत के भावी नगरीकरण पर भी अपना प्रभाव छोड़ा। इसकी नगर निर्माण योजना तथा नगरीय जीवन पद्धति का कुछ हद तक बाद में भी अनुकरण किया जाता रहा। नगर निर्माण में हड़प्पा लोगों ने आयोजना यानी प्लानिंग को विशेष महत्व दिया था। प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर 2 खंडों में विभाजित था, दुर्ग एवं निचला शहर। वर्तमान नगरों में भी सरकारी संस्थानों को रिहायशी इलाके से पृथक करने की पद्धति प्रचलित है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सड़क, गली एवं जल प्रबंधन अनुकरणीय था। वर्तमान नगरों में भी मुख्य सड़क के निर्माण पर विशेष बल दिया जाता है। उसी प्रकार गली एवं जल निकासी की प्रणाली भी नगर निर्माण की आदर्श योजना में शामिल होती है। फिर हड़प्पा लोगों ने बड़ी संख्या में पकाई गई ईंटों का
प्रयोग किया था। वर्तमान में भी निर्माण कार्य में ईंटों का महत्व बना हुआ है। इसके अतिरिक्त हड़प्पाई नगरों की ही तरह वर्तमान भारतीय नगरों का भी बहुसांस्कृतिक चरित्र है। किंतु कुछ बातों में हम हड़प्पाई नगरीकरण से सीख नहीं ले पाए हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई लोगों का गवर्नेंस कहीं बेहतर प्रतीत होता है तथा उनका क्रियान्वयन पक्ष भी चुस्त रहा। अंत में वर्तमान नगर निर्माण की रूपरेखा तैयार करते हुए हमें इस बात के प्रति सावधान रहने की भी जरूरत है कि आखिर क्यों अपनी तमाम विलक्षणताओं के बावजूद भी हड़प्पाई नगर धारणीय सस्टेनेबल नहीं हो सके थे। आगे हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पाई लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन के पुनर्स्थापन में मुद्राओं एवं मुद्रांकन के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो इसका आंसर है अध्ययन स्रोत के रूप में मुद्रांकन का विशेष महत्व है। इनसे हड़प्पाई लोगों के आर्थिक तथा कुछ हद तक धार्मिक एवं सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिए हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर एक महिला के गर्भ से पौधे को प्रस्फुटित होते दिखाया गया है। इसका अर्थ है कि हड़प्पाई लोग उत्पादन शक्ति में गहरी आस्था रखते थे तथा उत्पादन से गहरे स्तर पर जुड़े हुए थे। हड़प्पाई लोगों का वाणिज्य व्यापार उन्नत था। इस बात की सूचना भी हमें हड़प्पाई मुद्रा से मिलती है कि हड़प्पाई मुद्रा मेसोपोटामिया के उर एवं निपुर नामक स्थल से मिले थे, जो हड़प्पाई लोगों से मेसोपोटामिया लोगों के व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करते हैं। फिर कई हड़प्पाई मुद्राएं खाड़ी का हड़प्पा सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे। अभी तो इस संदर्भ में एक मत यह भी है कि इसको दोबारा करते हैं रीड। फिर कई हड़प्पाई मुद्राएं खाड़ी क्षेत्र में फेलका एवं बहरीन नामक स्थल से भी मिली हैं। यह तथ्य दर्शाता है कि इन क्षेत्रों का हड़प्पा सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे। अभी तो इस संदर्भ में एक मत यह भी है कि खाड़ी क्षेत्र के व्यापारी हड़प्पा सभ्यता एवं मेसोपोटामियाई व्यापार में मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। फिर मेसोपोटामिया से कपड़ों का एक ऐसा टुकड़ा मिला है जिसमें हड़प्पाई मोहरों की छाप है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोग मेसोपोटामिया को कपड़ों का निर्यात करते थे। आगे मुद्राओं से हड़प्पाई लोगों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। एक मोहर पर किसी योद्धा की तस्वीर समाज में योद्धाओं की उपस्थिति को दर्शाता है। मुद्राओं पर महिलाओं की उपस्थिति यह संकेत करती है कि उस काल में महिलाओं को विशेष महत्व था। महिलाओं की उपस्थिति हड़प्पाई लोगों के धार्मिक जीवन की ओर भी संकेत करती है। संभवतः वहाँ मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी। फिर मातृ देवी के साथ पुरुष देवता भी उपस्थित थे। वे देवता थे पशुपति शिव, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित है। इसके अतिरिक्त उस काल में पशु पूजा एवं सर्प पूजा की भी झलक मिलती है। उदाहरण के लिए अनेक मोहरों पर एक श्रृंगीय पशु, सर्प, गरुड़, सिंह तथा घड़ियाल के चित्र अंकित मिले हैं। किंतु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अध्ययन स्रोत के रूप में मुद्रा एवं मुद्रांकन की अपनी सीमाएं भी हैं। इनसे आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर सीमित प्रकाश ही पड़ता है। उसी प्रकार ये धार्मिक अनुष्ठान को तो कुछ हद तक निर्देशित करते हैं, किंतु ये हड़प्पाई लोगों के धार्मिक चिंतन का ज्ञान नहीं दे पाते। इसलिए हम आज भी हड़प्पाई साहित्य की तलाश में हैं तथा उसकी लिपि को पढ़े जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण में धर्म की निर्णायक भूमिका रही। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण में किस कारण की निर्णायक भूमिका रही। इस विषय पर आरंभ से ही एक विवाद रहा है। इसका कारण है सभ्यता के अध्ययन में आवश्यक अध्ययन सामग्री का अभाव। इस विषय में फेयर सर्विस का मत है कि इस सभ्यता के विकास में धर्म ने निर्णायक भूमिका निभाई। किंतु किसी भी निष्कर्ष में पहुंचने से पहले तथ्यों का गंभीरता से परीक्षण करने की जरूरत है। फेयर सर्विस ने हड़प्पाई नगरीकरण में धर्म की भूमिका को दो रूपों में दर्शाया है। प्रथम उत्पादन में तथा दूसरा अधिशेष संग्रह में। उत्पादन के विषय में उनका मानना है कि हड़प्पाई धर्म ने अपने ढंग से उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। उनके विचार में कालीबंगा तथा लोथल से प्राप्त हवन कुंड का साक्ष्य यज्ञ की पद्धति की ओर संकेत करता है तथा यज्ञ में पशुओं की आहुति उत्पादन की आकांक्षा को दर्शाती है। उसी प्रकार मातृ देवी तथा उत्पादक शक्तियों की पूजा भी उत्पादन वृद्धि की ओर ही संकेत करती है। इसके अतिरिक्त फेयर सर्विस महोदय सर्प पूजा को भी उत्पादन से जोड़कर
देखते हैं। वे सर्प को सेक्स प्रतीक के रूप में भी लेते हैं तथा सेक्स प्रतीक का संबंध भी उत्पादन से ही है। फिर उनके विचार में न केवल उत्पादन में अपितु अधिशेष संग्रह में भी धर्म ने अहम भूमिका निभाई। हवनकुंड एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति एक पुरोहित वर्ग की उपस्थिति को दर्शाती है। एक खास स्थल पर अधिशेष का संग्रह करने में पुरोहित वर्ग का बड़ा योगदान रहा होगा। इस उत्पादन एवं संग्रह दोनों को प्रोत्साहन देकर धर्म में हड़प्पा नगरीकरण का आधार निर्मित कर दिया। किंतु कुछ अन्य विद्वान फेयर सर्विस के इस मत से सहमत नहीं हैं, अपितु उनका मानना है कि धर्म को इस नगरीकरण का मुख्य श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए। इनमें एक है गार्डन चाइल्ड, जिन्होंने धर्म की तुलना में तकनीकी की हड़प्पाई नगरीकरण के लिए कहीं अधिक निर्णायक माना है। उनके विचार में नाव, चक्के, चाक, हल आदि तकनीकी ने हड़प्पा सभ्यता के विकास में अहम भूमिका निभाई, किंतु प्रयुक्त में से किसी भी एक कारक को निर्णायक मानना इसलिए कठिन है। हमारे समक्ष उचित अध्ययन साक्ष्य का अभाव है। इसलिए जब तक सिंधु लिपि को पढ़ा नहीं जाता तब तक इस पर निर्णायक रूप से कुछ भी कहना कठिन होगा। यद्यपि यह अनुमान किया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विन्यास को देखते हुए हड़प्पाई नगरीकरण के लिए एक से अधिक कारक को उत्तरदायी माना जा सकता है।